एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करेंगे विच इज एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ध्यान से समझना, ठीक है। The landmark judgment of M. Nagaraj versus Union of India and others by the Honorable Supreme Court stirred controversy in India. बहुत controversy हुई थी इस केस को लेकर के, particularly regarding reservation rights for SCs and STs. ठीक है, reservation के regarding ये केस है। M. Nagaraj versus Union of India redefined the constitutional validity of Article 16 Clause 4, triggering a shift in the concept of reservations from the traditional focus on equality. एक मतलब शिफ्ट हो गया था रिजर्वेशंस के कॉन्सेप्ट में फ्रॉम द ट्रेडिशनल फोकस ऑन इक्वालिटी एंड मेरिटोक्रेसी टू अ पर्सपेक्टिव एम्फसाइजिंग सब्सटैंटिव इक्वालिटी इन वर्कप्लेस अपॉर्चुनिटीज। हम किस पे एम्फसाइज कर रहे थे, किस पे जोर दे रहे थे? सब्सटैंटिव इक्वालिटी पे दे रहे थे, जो कि वर्क प्लेस में मिलनी चाहिए। किसको? एससीज एसटीज को। ठीक है, तो 16 क्लॉज 4 देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो अगर आप ये वाला केस लॉ पढ़ रहे हो तो अपनी बेरक जो है साथ में लेकर के बैठना। 16 क्लॉज 4 इज सेइंग नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। इस आर्टिकल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो स्टेट को किसी भी तरीके से प्रिवेंट नहीं करेगा कि वो कोई भी प्रोविजन ऐसा ना बनाए जो कि रिजर्वेशन के लिए हो फॉर अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास और सिटीजंस विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। इनके कहने का ये मतलब है 16 क्लॉज 4 में हम कह रहे हैं इक्वालिटी हमें करनी है अपॉर्चुनिटी, लेकिन 16 क्लॉज 4 में ये बात बताई गई है कि आप इस आर्टिकल में चाहे कुछ भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टेट चाहती है, अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे क्लासेस हैं, कुछ ऐसे बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि सही तरीके से नहीं रिप्रेजेंटेड है, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, तो वो उसको वहां पर उनके लिए लॉज बना सकती है, ठीक है, ताकि उनको रिजर्वेशन मिल सके। फैक्ट्स ऑफ एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो फैक्ट्स क्या है। द पिटिशनर फाइल्ड अ कंप्लेंट एंड यूज्ड आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 32 का इस्तेमाल किया टू आस्क फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीगल ऑर्डर, कि एक स्पेसिफिक टाइप का लीगल ऑर्डर मिले। दिस ऑर्डर इंक्लूडेड अ स्टेटमेंट दैट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Article 16(4)(a) was against the Constitution's basic principle and should be considered invalid. इसमें क्या कहा गया कि जो 16(4)(a) है, ठीक है, ये कैचअप रूल वाले की बात कर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि 16(4)(a) क्या है? कैचअप रूल है, इसको इनवैलिड घोषित करवाने की बात हो रही थी। इशू रेज क्या थे यहाँ पर? Does it hold true that the decisions made in reaction to the Supreme Court's ruling on promotions were implemented retroactively? जो प्रमोशन पे रिजर्वेशन वगैरह था। आर इक्विटी एंड इक्वालिटी अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल क्वालिटीज। ये जो इक्विटी और इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, ये क्या फंडामेंटल क्वालिटीज का पार्ट है? अंडरलाइंग फ्रेमवर्क एंड बोथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मच हैव द डिस्प्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इंक्रीज्ड द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये जो डिस्प्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, इससे लेजिस्लेचर की पावर कितनी इंक्रीज हुई है? इफ एट ऑल टू द पॉइंट वेयर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट्स हैव बीन लिफ्टेड। ये सारी चीजें जो है कोर्ट को बतानी थी, मतलब इशू जो रेस किए गए थे उस पर कोर्ट को जजमेंट देना था। द कोर्ट इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्लैरिफाइड दैट द डिस्प्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 16(4)(a) है, 16(4)(b) है, while removing them from Article 16(4) से रिमूव करके अलग अलग बनाया गया। It maintained the original format of Article 16(4) without any alterations, बगैर किसी ऑल्टरेशन के। 16(4)(a) क्या है? कैचअप रूल के बारे में बताता है। 16(4)(b) क्या है? आपके कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बताता है। जो आप देखते हो ना कि वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड हो गई। कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 25 ओबीसी की वैकेंसीज निकली थी, ठीक है, अब ये 25 नहीं फिल हो पाई, मान लीजिए कि 22 वैकेंसीज फिल हो पाई, बाकी की तो 3 बची है ना, मतलब 2021 में मान लीजिए 22 वैकेंसीज फिल हो पाई, 3 वैकेंसीज अभी भी बची है, तो 2023 में 2022 में जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें ये प्लस हो जाएगा, उसमें ये 3 वैकेंसीज प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें प्लस हो जाएगा। इसमें जो है आप ये नहीं कह सकते कि 50% ज्यादा एक्सीड कर रहा है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड रूल है। कैरी फॉरवर्ड तो वैकेंसीज को करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन की तरह भी वर्क कर सकता है। द कोर्ट इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड द प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन आर्टिकल 335। देखो क्या कह रहा है आर्टिकल 335। Article 335 talks about claims of scheduled caste and scheduled tribes to services and post. ठीक है, तो claims of the members of scheduled caste and scheduled tribes इसको consideration में लिया जाएगा।
कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को ध्यान में रखते, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे विद नो ऑफेंस इंटेंडेड टू एनीवन, SCs का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी कम नंबर पे होता है, तो हम ठीक है कम नंबर पे होता है वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन में उनका सिलेक्शन हो रहा है उससे उसकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, काम करने की क्षमता पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाई किसी के 90 नंबर आ रहे हैं, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा उसके बाद 50 नंबर वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो डिफरेंस है ना दोनों बच्चों में। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल नंबर 335। इन द मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और स्टेट, तो कह रहा है कि ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि कितनी जो है आप एफिशिएंटली वो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से सारी चीज होगा। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब हेल्ड द प्रिंसिपल्स आउटलाइन, वो जो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 335 में जो लिखा है सही लिखा है, एम्फसाइजिंग द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बैकवर्डनेस एंड इनएडिक्वेसी ऑफ पार्टिसिपेशन, अलाउइंग गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस व्हाइल कंसीडरिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ क्या of administrative governance. Notably, the disputed amendments exclusively applies to SCs STs. जो disputed amendments थे वो किस पर अप्लाई हो रहे थे? SCs ST पर. The judgment of M. Nagaraj versus Union of India further reinforced several constitutional requirements, including the 50% reservation limit, the concept of creamy layer, the subclassification of OBCs and SCs STs as established in the Indira Sahni case. मतलब ओबीसी में भी अलग अलग तरीके की कास्ट है तो उसका भी सब क्लासिफिकेशन होगा, SC ST में अलग अलग तरीके के कास्ट है उसको भी सब क्लासिफिकेशन होगा। द कोर्ट इन M. Nagaraj versus Union of India ruled that before implementing a reservation provision, a state must demonstrate compelling factors such as backwardness, participation में वाकई क्या लैक था, इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे ये लोग, एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी इन ईच केस। सब में ये चीज़ देखनी पड़ेगी, कितनी बैकवर्डनेस है, कितना पार्टिसिपेशन है लोगों का, नहीं है, ये सब चीज़ देखनी पड़ेगी। द चैलेंज्ड प्रोविजन वाज डीम्ड एनेबलिंग, तो जो भाई ये एनेबलिंग प्रोविजन है ना, अगर सरकार भाई एनेबलिंग प्रोविजन का क्या मतलब होता है कि कोई भी SC ST पहुंच करके सरकार का दरवाजा नहीं खटखटा सकता कि आप हमारे लिए लॉज क्यों नहीं बना रहे, हमारे पर्टिकुलर इस क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए आप लॉज क्यों नहीं बना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार चाहेगी तो सरकार बनाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए हम कहते हैं एनेबलिंग प्रोविजन है, गिविंग द गवर्नमेंट डिस्क्रिशन टू अप्लाई, डिस्क्रिशन है यहाँ पर गवर्नमेंट का, चाहे वो अप्लाई करे चाहे रिजर्वेशन ना अप्लाई करे SC ST को प्रमोशन में। हाउएवर इफ द स्टेट ऑप्ट्स टू इंप्लीमेंट सच अ प्रोविजन, अगर स्टेट ऐसा चाहती है कि ऐसा हो, इट मस्ट अडहेयर टू आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे हम किसको ध्यान में रख रहे हैं, कंसिडर किसको कर रहे हैं, एफिकेसी को एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में, एंड प्रोवाइड क्वांटिटेटिव एविडेंस, और एविडेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो आप कुछ भी लॉ बना रहे हो, अगर आपको प्रमोशन के लिए लॉ बनाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एक डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई ये लोग वाकई ही इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, इनको जरूरत है रिजर्वेशन की। तो भाई कह रहा है क्वांटिटेटिव एविडेंस जो है देना पड़ेगा ऑफ द क्लास डेप्रिवेशन, कि कितना डिप्राइव्ड है, कितने पिछड़े हुए हैं, एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन, और उनका जो है रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 15 लोग जनरल के हैं तो केवल एक ही बंदा SC ST का है, इस तरीके से। इन द वर्कफोर्स में उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको पहले प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप कोई लॉ बना सकते हो। While acknowledging the legal foundation for reservation regulations, the court emphasizes the need for caution to prevent excess. आप इतना ज़्यादा reservation नहीं दे दो, eliminate the creamy layer and avoid indefinite extension of reservations. आप indefinite extension नहीं कर सकते हो reservation का. The state is required to demonstrate the underdevelopment of the group benefiting from the reservation, the lack of adequate representation in the relevant positions, and how the reservation in promotions will enhance administrative effectiveness. सारी चीज़ें ध्यान में रख करके फिर आपको बताना पड़ेगा कि इससे क्या हो रहा है। एक तरीके से समझ लो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है ये सारी चीज़ें भी, कि भाई कोर्ट को बताना पड़ेगा, कोर्ट के पास आपको एक डेटा पेश करना पड़ेगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। क्या सारी चीज़ें बताएंगे कि ये जो अंडरडेवलप्ड जो लोग हैं इनको क्या फ़ायदा मिलेगा इससे, और वाकई ही इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनएडिक्वेटली है, इनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी चीज़, अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो प्रमोशन में तो किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी को इफेक्ट करेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। द कोर्ट इन M. Nagaraj versus Union of India affirmed the legality of the contested constitutional amendment, कहा कि लीगल है वो, asserting that social justice यानी कि जो सामाजिक न्याय है involves a fair distribution of rights and obligations.
फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है राइट्स और ड्यूटीज का. इट एम्फसाइज्ड दैट द कन्वर्जेंस ऑफ राइट्स, नीड्स एंड मीन्स इज द फोकल पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैटेगराइजिंग दीज थ्री नीड्स एज ईदर प्रोपोर्शनल इक्वलिटी और फॉर्मल इक्वलिटी, where formal equality ensures equal treatment for everyone under the law. Equal treatment जो है सबके साथ होना चाहिए लॉ के अंडर. तो ये था हमारा एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. आई रियली होप आप लोग को ये केस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम केस डिस्कस करेंगे वो है अनुराधा भासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि इंटरनेट वाला केस है. बहुत इंपॉर्टेंट केस है. कुछ इसमें फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.